नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और 7 बजे की 7 गुड न्यूज लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात करेंगे और ये है प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण की, जो कि भारत की सैन्य तकनीक में नया चैप्टर जोड़ती है। यही है हमारी आज की पहली गुड न्यूज। दुश्मन के काल प्रलय का सफल परीक्षण। युद्ध के मैदान में दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देने वाली स्वदेशी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का आज लगातार दूसरे दिन सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रलय के सफल परीक्षण ने भारतीय सैन्य ताकत को नई ऊंचाई दे दी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित इस मिसाइल को पारंपरिक युद्ध क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। 150 से 500 किलोमीटर की रेंज, 350 से 700 किलो के पेलोड और सटीक निशाना इस मिसाइल की खासियत है। सीमा पर प्रलय मिसाइल सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है और इस मिसाइल के फीचर्स इसे और खास बनाते हैं। प्रलय की स्ट्राइक रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है, जो इसे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। यह मिसाइल 350 से 700 किलो तक का पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है, जिससे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर सटीक हमला संभव है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा है, जो कि इसे तेजी से लॉन्च करने की क्षमता देता है। हाईटेक नेविगेशन और एवियोनिक्स सिस्टम की मदद से ये मिड फ्लाइट में ट्रेजेक्ट्री को ठीक कर सकता है। इसे हाई मोबिलिटी व्हीकल पर ट्विन लॉन्चर के साथ लगाया गया है, जो इसे संवेदनशील सीमाओं पर तेजी से तैनात करने में मदद करता है। प्रलय मिसाइल भारत की सीमाओं को और मजबूती देगा, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी और एलओसी पर इसकी मौजूदगी से भारतीय सेना को और ज्यादा ताकत मिलेगी। प्रलय मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। देश की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के 2 सफल परीक्षण करके डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस वक्त जब देश और दुनिया में लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कई मायनों में सेना के लिए एक बड़ी सफलता है। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 150 से 500 किलोमीटर तक के किसी भी कई तरह के टारगेट को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही ये कई तरह के वॉरहेड, चाहे न्यूक्लियर वॉरहेड की बात की जाए उसे भी ले जाने में सक्षम है। 300-500 किलोग्राम तक के वॉरहेड का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे खास बात, युद्ध जैसे हालात में बहुत तेज़ी के साथ मिसाइल प्रलय को लॉन्च किया जा सकता है। और अभी हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल का इस्तेमाल किया, ऐसे में अब प्रलय मिसाइल भी भारतीय सेनाओं के लिए तैयार हो गई है। पानी और शौचालय जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही धनबाद की एक बेटी ने सभी बाधाओं को पीछे छोड़कर झारखंड की प्रशासनिक सेवा में सफलता का परचम लहराया है। हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी यही है। सब्जी बेचने वाली की बेटी बनी अधिकारी। धनबाद की बस्ती में एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहने वाली अनीता टुड्डू ने पहले प्रयास में ही जेपीएससी में सफलता हासिल कर ली है। अनीता को 278वां रैंक हासिल हुआ है। अत्यंत गरीब परिवार से आने वाली अनीता की मां तुलसी देवी सब्जी बेचने का काम करती हैं, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अनीता की मंजिल में बाधा नहीं बन पाई। झारखंड के धनबाद जिले में रहने वाले अनीता ने दिखा दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों तो अड़चनें मंजिल तक पहुंचने में बाधा नहीं बन सकती है। शहर के जवाहर नगर के केंदुआडीह बस्ती में एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहने वाली अनीता ने वो सफलता हासिल की है जिसकी ख्वाहिश हर युवा करता है। अनीता टुडू ने झारखंड प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की है और वो भी अपने पहले प्रयास में। अनीता ने जेपीएससी की परीक्षा में 278वां रैंक हासिल किया है, लेकिन अनीता को ये कामयाबी आसानी से नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी कठिन जिंदगी से बचपन से जंग लड़ी है। अनीता का ये मामूली सा जर्जर घर उनके संघर्षों की गवाही दे रहा है। इस छोटे से घर में न तो सही तरीके से पीने का पानी उपलब्ध है और न ही शौचालय, लेकिन सुविधा रहित इस घर में रहती है फौलादी इरादों वाली अनीता, जिन्होंने अधिकारी बनने की ठानी और उसे पूरा कर दिखाया। ये जेपीसी में मेरा 278 रैंक है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और इस सफलता का श्रेय लगभग
इस सीढ़ी में जो मुझे मिलते गए सभी का है, चाहे सबसे पहले तो परिवार ही होता है और इसके साथ-साथ शिक्षक हुए, फ्रेंड्स हुए और जैसे कि मेरे मामा हुए, उनका सबसे बड़ा योगदान है। बेहद गरीब परिवार से आने वाली अनीता के पास प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी की किसी तरह की कोई मदद नहीं थी, लेकिन परीक्षा पास करने का जुनून था। लिहाजा उन्होंने परीक्षा की तैयारी में अपना सब कुछ झोंक दिया, सोशल मीडिया को हथियार बनाया और जुट गई परीक्षा की तैयारी में। टॉपर्स जो कि चाहे यूपीएससी, जेपीएससी कोई भी पीसीएस का हो, तो उनके बारे में दिखाया जाता है कि ये हुआ, उनके फैमिली इतने खुश हैं, सभी मतलब सेलिब्रेट करते हैं या अपने काम के बारे में बताते हैं, तो उससे बहुत ही प्रोत्साहित होती हूँ। मतलब देख के अच्छा लगता है कि लोग ऐसे कर रहे हैं, बाकी जगह की जानकारियाँ मिलती है, तो उससे फिर मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे ऐसे कई बैकग्राउंड के लोग हैं कि जिन्होंने मतलब पीसीएस क्वालीफाई किया, कोई बोलता है ठेला वाला है, कोई दर्जी है, तो मैं बोली मैं भी तो कर सकती हूँ, मुझमें ऐसा क्या है जो नहीं कर सकती। अनीता का हौसला बढ़ाया उनकी मां ने। अनीता की मां तुलसी सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा चलाती हैं, लेकिन निजी जिंदगी में चल रहे संघर्षों की आंच उन्होंने कभी भी अनीता पर नहीं आने दी। उन्होंने अनीता को हर कदम पर सपोर्ट किया और हौसला बढ़ाया। ऐसे में अब तुलसी अपनी बेटी की सफलता पर बेहद खुश हैं। कभी कभी रोती थी, मन उदास लगता था, तो इसको चेहरे को कभी हमको देखने का मन नहीं करता था कि इसका चेहरा को हम देखें। एक ही चीज को रटायर लगती थी, आज वो फॉर्म भरेंगे, आज वो फॉर्म भरेंगे, आज ये फॉर्म भरेंगे, तो मतलब हमको करना है तो करना है। अब बेटी जो है अफसर बन गई, कितना खुश है। हाँ, आप उसका लगन और उसका मेहनत से वो अफसर बनी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अनीता के इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी भी रोमांचक है। मूल रूप से गिरिडीह जिले के शुलची पंचायत की रहने वाली अनीता को 2022 में आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी तो उनको ब्लॉक ऑफिस के काफी चक्कर लगाने पड़े थे। उसी दौरान अनीता ने ठान लिया था कि वो प्रशासनिक सेवा में शामिल होकर व्यवस्था बदलने की कोशिश करेंगी। अनीता शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की परीक्षा में उन्होंने प्रथम श्रेणी से पास की है। लिहाजा अनीता को बचपन में पढ़ाने वाले शिक्षक भी अनीता की इस उपलब्धि से खुश हैं। बहुत खुशी हमको हो रहा है कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्ची आज जेपीएससी क्वालिफाई की है। इसके लिए मैं अनीता जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं और भी छात्राओं को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर मेहनत लगन से अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बल्कि आप ये नहीं समझें कि हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमको घर में पढ़ाता नहीं है, हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अनीता ने अपनी मेहनत से झोपड़ी से अधिकारी बनने तक का सफर तय करके उन लोगों के सामने मिसाल पेश की है जो मंजिल के रास्ते में मामूली बाधा आ जाने पर हार मान लेते हैं। अनीता ने दिखा दिया है कि अगर हौसला और दृढ़ निश्चय हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। सिथुन मोदक, धनबाद, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान का जयपुर देसी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है ही, लेकिन अब विदेशी सैलानियों के लिए भी जयपुर एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। दरअसल जयपुर को दुनिया की टॉप खूबसूरत शहरों में जगह मिली है। एक प्रतिष्ठित ट्रैवल मैगजीन ने दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में जयपुर को 5वां सबसे बेहतरीन शहर घोषित किया है। हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है, पर्यटकों का फेवरेट जयपुर। जयपुर देश के साथ साथ विदेशी सैलानियों के लिए भी एक नई पसंद बन चुका है। टोक्यो, बैंकॉक और फ्लोरेंस जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के बेहतरीन शहरों में जयपुर ने 5वां स्थान हासिल किया है। ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन ने वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज 2025 के सर्वे में जयपुर को 5वां सबसे बढ़िया शहर घोषित किया है। इस सर्वे में जयपुर को संस्कृति, वास्तुकला, आतिथ्य, खरीदारी, भोजन और समग्र यात्रा अनुभव जैसे कई मानकों पर उच्च स्कोर दिया है। और इस सर्वे में पहले नंबर पर मैक्सिको का सैन मिगुएल डी अलेंदे, थाईलैंड का चियांग माई और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में तीसरा स्थान जापान के टोक्यो को मिला है। थाईलैंड का बैंकॉक शहर चौथे स्थान पर है, जबकि भारत का जयपुर इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। ट्रैवल लेजर की रैंकिंग में जयपुर को 91.33 स्कोर हासिल हुआ है, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि पर्यटक यहाँ हर चीज, विरासत, स्वाद, संस्कृति और व्यवहार से कितना प्रभावित हुए हैं। रैंकिंग यूनेस्को द्वारा पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किए जा चुके जयपुर की ग्लोबल इमेज को और मजबूती देती है।
कांवड़ मेले में यूपी के बागपत जिले ने मिसाल पेश की है। यहां पर महाशिवरात्रि पर आयोजित हुए 4 दिवसीय कांवड़ मेले में बागपत ने प्रदूषण के खिलाफ जंग में एक अनोखी मुहिम छेड़ी। पूरे मेले को जीरो वेस्ट इवेंट के तौर पर संपन्न किया। आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है। प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में चमका बागपत, जहां एक और देश भर में मेले और धार्मिक आयोजन के बाद कूड़े का ढेर लग जाता है, वहीं बागपत में इस बार इतिहास रच दिया है। सावन महीने की पावन महाशिवरात्रि पर परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय कांवड़ मेला इस बार जीरो वेस्ट इवेंट रहा, यानी कि यहाँ से निकले किसी कचरे से प्रदूषण नहीं फैला। और इस मेले के दौरान हरिद्वार से जल लाकर भक्तों ने भोलेनाथ को अर्पित किया, लेकिन पूजा सामग्री यूं ही नहीं फेंकी। फूल, फल, बेलपत्र और धतूरा जैसी जैविक चीजें यहाँ गौशालाओं को दी गई। फिर मंदिर परिसर में प्राकृतिक तरीके से इसको नष्ट किया गया। जल भरने वाली प्लास्टिक बोतलें, श्रद्धालुओं की चप्पल और दूसरी अपशिष्ट सामग्रियां रिसाइकलिंग के लिए भेजी गई और उससे जो पैसा मिला वो मंदिर को दान में दिया गया। बागपत की अनुष्ठेय पहल ने दूसरे शहरों को भी के लिए भी एक मिसाल पेश की है। बागपत की इस पहल में ऐसा समन्वय दिखाया जिससे श्रद्धा, सेवा और स्वच्छता तीनों का संगम देखने को मिला। इसके बारे में बता रहे हैं प्रयागराज में महिलाएं आस्था के साथ पर्यावरण का संदेश देने में जुटी हैं और इस पहल के लिए वो एक खास तरीके की मूर्तियां बना रही है। ऐसे में हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज भी यही है, गोबर से पर्यावरण संरक्षण और आस्था का संदेश। प्रयागराज में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम योगदान दे रही हैं और इसके लिए उन्होंने आस्था का सहारा लिया है। दरअसल महिलाएं इन दिनों शिवलिंग और भगवान शंकर और माता पार्वती की खूबसूरत मूर्तियां बनाकर तैयार कर रही हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं बल्कि गाय के गोबर से। यह नया तरीका न सिर्फ आस्था को नया रूप दे रहा है बल्कि प्रकृति के संरक्षण की राह में के लिए ये बहुत अहम है। पहले जो महिलाएं केवल घर तक सीमित थी, वो अब अपने हुनर से न केवल कमाई कर रही बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रही है। महिलाओं के इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रकृति संसाधनों की रक्षा करना और इसीलिए गोबर जैसी प्राकृतिक सामग्री से मूर्तियां बनाकर न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है बल्कि इसमें महिलाएं कमाई करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा दे रही हैं। देश भर में आज नागपंचमी का महापर्व पूरी आस्था और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन से लेकर अयोध्या तक, काशी से लेकर हरिद्वार तक हर तरफ नाग देवता की पूजा की जा रही है। दरअसल हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू परंपरा में नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी यही है, नागपंचमी पर मंदिरों में नागदेव का पूजन। देश भर से आए नागपंचमी के रंग आपको दिखाएंगे, साथ ही उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर भी आपको लिए चलते हैं, जो साल में बस एक बार सावन शुक्ल पंचमी यानी कि नागपंचमी के दिन खुलता है, वो भी केवल 24 घंटे के लिए। हाथों में दूध जल से भरा कलश, दिल में भक्ति का सागर, शिवालयों में आस्था की गूंज। शिव भक्ति के पवित्र महीने सावन में नागपंचमी का बड़ा महत्व होता है। सर्प केवल भोलेनाथ का आभूषण नहीं बल्कि त्रिनेत्रधारी देव जब ध्यान में लीन होते हैं तो सर्प उनकी चेतना के पहरेदार बन जाते हैं। इसलिए शिव जी को सर्प देवता बेहद प्रिय हैं और यही वजह है कि आज सुबह से शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। साथ ही नाग देवता के मंदिर में भी भारी संख्या में भोले के भक्त पहुंच रहे हैं। नाग पंचमी वो शुभ दिन जब सर्प देवता की पूजा की जाती है, दान पुण्य किया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों को दूध चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और उज्जैन में केवल नागपंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर के मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्त दर्शन करते हैं। उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में बस एक बार सावन की शुक्ल पंचमी यानी नागपंचमी के दिन खुलता है।
वो भी केवल और केवल 24 घंटे के लिए। लिहाजा नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का पहुंचना शुरू हुआ और ऐसी ही आस्था रात 12 बजे तक देखने के लिए मिलने वाली है। हमारा लगातार तीसरा साल है जब हम आए हैं लगातार भगवान जी के दर्शन करने। उनकी कृपा रहे तो हम हर साल इसी तरह दर्शन करने आए। बस हमारी तो यही प्रार्थना है। बाकी हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। भगवान नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो नेपाल से लाई गई थी। पूरी दुनिया में यही एकमात्र मंदिर है जहां नाग की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार लेटा है। यही नहीं, संसार का यही एक मंदिर है जिसके पट पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं। 65 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नाग चंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नाग पंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरागत तरीके से पट खोले गए। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने की परंपरा रही है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं तक्षक नाग हैं। इसीलिए वर्ष में जब एकमात्र इसी दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं तो भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं। आस्था और विश्वास की ऐसी ही तस्वीर प्रयागराज से भी देखने के लिए मिली, जहां नाग वासुकी मंदिर में नागों के राजा वासुकी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन नाग वासुकी के दर्शन से काल सर्प दोष और गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। ये मंदिर संगम के पास दारागंज में स्थित है और यहाँ नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ लगी हुई है और ये ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर नागों के राजा नागवासुकी का ये मंदिर है और कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान नागवासुकी को रस्से के रूप में प्रयोग किया गया था, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और ब्रह्मा जी ने उन्हें यही विश्राम करने के लिए कहा था। हरिद्वार के नागेश्वर मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। भोले के भक्तों ने नाग देवता को दूध अर्पित कर पूजा पाठ किया और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। खास बात यह है कि आज नाग पंचमी पर कई योगों के साथ एक दुर्लभ संयोग भी बना है। दरअसल मान्यता है कि इस अवधि में पूजा करने से व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आज नाग पंचमी पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बेहद शुभ संयोग है, क्योंकि आज सावन का मंगलवार है। इसीलिए नाग पंचमी पर मंगला गौरी व्रत का भी संयोग है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप का शुभ फल मिलता है। वहीं एक दुर्लभ विशेष संयोग भी बन रहा है, जिसका नाम महालक्ष्मी राजयोग है। इस राजयोग को ज्योतिष में बेहद शुभ योग माना गया है। ये दुर्लभ योग तब बनता है जब चंद्रमा और मंगल ग्रह एक साथ आते हैं। इस योग को धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके लिए इस दोष से राहत पाने का दिन नाग पंचमी ही है। कहते हैं नाग पूजा करने से काल सर्प दोष का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के पवित्र महीने में पूरे देश में श्रद्धा, संकल्प और शिव की साधना देखने को मिल रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर हर महादेव का जय घोष सुनाई दे रहा है। कश्मीर में अमरनाथ के बाद अब जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की लोरान घाटी में स्थित श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भी आगाज हो चुका है। ऐसे में आज की हमारी 7वीं गुड न्यूज यही है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन के पावन महीने में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का बड़ा महत्व माना जाता है और मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन पूजन से अमरनाथ यात्रा जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है। घाटी में श्रद्धा, संकल्प और शिव की साधना। शुरू हुई बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। भक्तों में उमंग, उत्साह और उल्लास। घाटी की फिजाओं में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। हर कदम पर बर्फीली हवाओं के बीच भी भक्ति की गर्मी महसूस हो रही है। घाटी का कण-कण शिव भक्ति में लीन है। जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर है, वहीं बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है, जिसमें शिव भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
जम्मू से 235 किलोमीटर दूर पुंछ घाटी का राजपुरा मंडी इलाके में बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर मौजूद है। वो मंदिर जहां हर साल आस्था और श्रद्धा का महाकुंभ लगता है। मान्यता है कि महादेव ने अमरता की कथा की शुरुआत यहीं से की थी। ये जो स्थान है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थान जो है स्वयं प्रकट स्वयंभू है। ये कहा जाता है आज का नहीं है, ये सतयुग के समय का है। सतयुग में जो है भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को जो है अमर कथा सुनानी यहाँ से शुरू की और खत्म जाके जो है बर्फानी अमरनाथ को ही कहते। त्रेता युग में जो रावण के दादाजी थे प्लस ऋषि, उन्होंने यहाँ पर तप किया है। द्वापर में जो है पांडु ने यहाँ पूजा अर्चना की है। और कल युग में आज से 2500 साल पहले की कथा है, क्योंकि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था। इस राज्य की जो महारानी चंद्रिका थी, उसको भगवान भोलेनाथ जी ने यहाँ एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया था। 27 जुलाई से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। जम्मू से करीब 1000 यात्रियों का पहला जत्था पुंछ पहुंचकर दर्शन कर चुका है। जत्था जब पुंछ पहुंचा तो सभी धर्मों के लोगों ने शानदार स्वागत किया। रास्ते में जगह जगह लंगर लगाए गए थे और ठहरने की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन ने इस यात्रा को निर्बाध और सुरक्षित बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ साथ स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के कदमों में मौजूद इस अनोखे मंदिर का नजारा अद्भुत है। दरअसल जम्मू में ही भगवान शिव से जुड़ा ये एक और तीर्थ स्थल है, जिसे बूढ़ा अमरनाथ या चट्टानी अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो अमरता की कथा सुनाई थी, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि जो अमरनाथ नहीं जा पाया, वो अगर बूढ़ा अमरनाथ में दर्शन पूजन कर ले तो यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो भगवान को वर दिया था कि जो कोई बूढ़ा होगा, बीमार होगा, किसी कारणवश अपने जीवन काल में जो है बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा, वहाँ बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सावन के महीने में जो है बाबा भोलेनाथ जी जो है बर्फानी अमरनाथ जी से जो है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी में आते हैं। कहते हैं बूढ़ा अमरनाथ का ये मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही अलौकिक भी है। दूसरे शिव मंदिरों से भिन्न इस धाम की चारदीवारी पर लकड़ी के काम की नक्काशी है, जो सदियों पुरानी बताई जाती है। मंदिर के पास ही बहने वाले लोरन या फिर पुलत्स दरिया की महिमा भी अनूठी है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये भारत की एकता, अखंडता और विविधता में एकता का प्रतीक बन चुकी है। पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में जो भक्तों का उल्लास दिखाई दे रहा है, वह बताता है कि श्रद्धा, सेवा और भाईचारे की ताकत किसी भी तरह के भय से ऊपर है। पुंछ से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे के साथ गुड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।